हेलो गाइस। मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो वर्ण अवस्था हमने पूरा एक संपूर्ण मैराथन क्लास में पढ़ा था उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ण अवस्था टॉपिक से आए हुए हैं वो सभी के सभी आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग भाई कमेंट्स करना, और अपना आपको फाइनली ये भी बताना है कि आप लोगों की जो टोटल नंबर है वो कितने हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए और थोड़ा सोच समझ कर सही आंसर दीजिए। हिंदी शब्दकोश में है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। हिंदी शब्दकोश में है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, है, त्र या ग? तो जल्दी से बताइए। पहला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई? सभी लोग कमेंट्स करके बोल बताइए। और लेकिन आंसर देने से पहले एक बार सभी बच्चे कमेंट्स करके बोलेंगे जय सिया राम। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जवाब आने लगा है। बहुत बढ़िया भाई, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जवाब आने लगा है तो क्या आंसर रहेगा बच्चा? ध्यान देना। हिंदी शब्दकोश यानी कि जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ते हैं उसी तरीके से याद रखना। हिंदी डिक्शनरी होती है और हिंदी डिक्शनरी को क्या कहते हैं? इसी को शब्दकोश कहा जाता है। तो क्या रहेगा? जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि हिंदी शब्दकोश में छह का जो क्रम है वो किसके बाद आता है? ए के बाद, क्योंकि शब्दकोश में सबसे पहले स्वर आते हैं, स्वर के बाद व्यंजन आते हैं, और व्यंजन के बाद में क्या आता है याद रखना? तब आता है भाई संयुक्त व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजन होने का रीजन जो छह है वो किससे मिलकर बनता है? याद रखना, ये कै प्लस में छह से मिलकर बना है। इसलिए क्या भी होता है, इसलिए इस छह का जो वो होता है, नहीं तो इसका जो होता है बचा रखना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है वो क्या है? बिल्कुल सही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद? तो जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के जितने भी लोग हैं भाई वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास सेंड कर दीजिए। जो भी बच्चा यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, या आप झारखंड पुलिस के, याद रखना झारखंड पुलिस के भी जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। तो जो भी बच्चा इन तीनों में से तैयारी कर रहा है, या इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ टी टेट एस टेट इनकी तैयारी कर रहा है, तो सभी जगह हिंदी का ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। और याद रखना, जिस तरीके से यूपी पुलिस के अंदर 80 नंबर की हिंदी आएगी, 38 यानी कि 78 से 80 नंबर की। एसएससी जीडी में 40 नंबर की आएगी, और झारखंड पुलिस के अंदर 100 नंबर की हिंदी आएगी। ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन था कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। जहां पर वर्ण विच्छेद क्या है समझना। जब वर्ण विच्छेद का मतलब होता है जब स्वर और व्यंजनों को अलग अलग किया जाता है तो उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रात, तो रात का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? रे प्लस में आ प्लस में ते, ते में से ए बाहर निकालेंगे तो रात का क्या हो गया? ये हो गया वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद होता क्या है? जब हम स्वरों को अलग करते हैं तो देखिए, स्वर हमने अलग निकाल लिए, व्यंजनों को अलग कर दिया, यही होता है वर्ण विच्छेद। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, और एग्जाम्पल देख लेना। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा कमल, और कोई हमसे कहे कि भाई कमल का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना क, जमा अ, जमा में, जमा अ, प्लस ले, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे? याद रखना ए। जो मैं डंडा खींच रहा हूँ नीचे क्या होता है? हलंत होता है। और जो ये हलंत होता है इसी हलंत की वजह से याद रखना ये अपने आप में क्या है? आधा होता है। ये सब क्या है? ये तो है व्यंजन, और इन्हीं व्यंजनों में से मैंने क्या बाहर निकाला है? ये होते हैं स्वर। तो जब स्वर और व्यंजनों को अलग अलग किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? याद रखना, उसे कहा जाता है वर्ण विच्छेद।
XYZ कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लेना। सपोज करना मैंने लिख दिया यहाँ पर राजा, तो क्या बन जाएगा? रा प्लस में आ प्लस में ज प्लस में आ। राजा का क्या है? वर्ण विच्छेद भाई। तो आई होप चीजें समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर क्या है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? कल भी आपको बताया था, यानी कि आपकी जो मैराथन क्लास है, जो बच्चे नए हैं वो मैराथन क्लास को देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने आपको पढ़ा रखा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25, 20, 30 और 35। जल्दी से आंसर कीजिए। और जितने भी भाई इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो सभी के सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको फाइनल ये भी बताना है कि आप लोगों के जो नंबर हैं वो कितने हैं। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ध्यान देना भाई। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 25 होते। 25 होते कौन से? इस चीज को याद रखना। अगर मैं स्पर्श व्यंजन की बात करता हूं तो ध्यान देना भाई, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। तो हिंदी में जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, और अंतिम जो होता है इसे कहा जाता है प वर्ग। तो इसी को कहते हैं कचट तप। तो क में कौन कौन सा? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, प, व, में, है। तो ध्यान देना है, जितने भी मैंने वर्ण बताए हैं सभी के सभी वर्ण क्या हैं भाई? यही आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन में जो अंतिम जो 5 वर्ण होते हैं इन्हीं को कहा जाता है नासिक व्यंजन। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को नासिक व्यंजन कहा जाता है। याद रखना, नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसके बाद में एक ये वाला वर्ण होता है और एक ये वाला ढह की तरह, इन दोनों की तरह दिखने वाला एक वर्ण होता है इस तरीके से, जिनके नीचे बिंदी होती है। इन्हीं को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, या इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान देना, विकसित व्यंजन। तो इस चीज के बारे में आप लोग याद रखिए भाई। क का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? कंठ से होता है। क का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है। ट का उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धा से होता है। त का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत से होता है। और प का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? ओष्ठ से। तो इस तरीके से ये इनका वर्ण विच्छेद है। तो हम लोगों ने देखिए उच्चारण स्थान के बारे में जाना कि स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 25। और अगर पेपर में आ जाता है इस तरीके से कि कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चा ध्यान देखना कितनी होती है? 27। क्योंकि 25 ये वाले होते हैं और 2 ये प्लस हो जाते हैं, तो टोटल 27 हो जाते हैं। आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको सभी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं, बता रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ। तो जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। जल्दी से बताइए भाई। तो देखिए, स्वर एवं स्वर में यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो होता है बच्चा वो क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया आंसर मिलने लगा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखो, अगर मैं स्वर की बात करता हूं तो स्वर हमारे जो होते हैं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है कि स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। और पेपर में आए कि कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 13 होती है। तो इसमें ए और जो आ होता है इसका उच्चारण स्थान होता है, ये होता है कंठ से। छोटी और बड़ी का जो उच्चारण स्थान है ये होता है तालु से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान जो होता है ये होता है मूर्धा से। री का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है, छोटे ऊ और बड़े ऊ में थोड़ी मिस्टेक हो गई, ध्यान देना भाई।
छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जो उच्चारण स्थान है ये है ओष्ठ से। डी का उच्चारण स्थान जो होता है ये होता है मूर्धा से। ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ तालु से, कंठ तालव्य से। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है ये किससे होता है, याद रखना, ये होता है कंठ ओष्ठ से। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे ये पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालु। ध्यान देना भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट दिया है। अगर भाई मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलिए। बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है, बहुत सही। तो जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसीलिए आपसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक बार पूरी मैराथन क्लासों को देखा करो। तो आपका जो भी डाउट रहेगा वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे और पता भी चलेगा कि आंसर क्या आएगा। देखो, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। पहले वाला फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा, ध, च, ख या छ। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। सोच समझ के आंसर देना कि इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। बहुत बढ़िया जवाब आने लगा है, शाबाश भाई। जय हिंद, जय सिया राम। बहुत बढ़िया जवाब आने लगा है, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। इसका उच्चारण स्थान बच्चे याद रखना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छह जो है, क्योंकि ये मैं फिर बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ कि ये हमेशा हिंदी शब्दकोश से पूछ रहा है। ऐसे नहीं कि आप कहो कै के बाद जी ख आ रहा है, तो आप नहीं कह सकते कि जी ख होगा। ये ऑप्शन मत देना, सी जिस बच्चे ने दिया है वो गलत रहेगा। यहाँ पर शब्दकोश यानी कि हिंदी डिक्शनरी की बात हो रही है, और हिंदी डिक्शनरी में व्यंजन के बाद क्या आता है, संयुक्त व्यंजन आता है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। और संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन ये होता है। ठीक है। अगर हमसे पूछ ली जाए कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो याद रखना संयुक्त व्यंजन की संख्या चार होती है। है, त्रय, ग और श्रेय, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ध्यान देना, ये चार होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। और कोई अगर हमसे ये भी पूछे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या चार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि। याद रखना आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी विभाग में, किसी ना किसी उसमें आए हुए हैं, गवर्नमेंट उसमें। तो जल्दी से आंसर दीजिए, और आप अपना ये भी देखिए स्कोर करके कि भाई आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे है और किस तरीके से है। ध्यान देना। तो याद रखना बच्चा, इनमें से देवनागरी लिपि की बात करूं तो कौन सी नहीं होगी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ग्रेवा। ग्रीवा जो ध्वनि है ये होती नहीं है। देवनागरी लिपि में हमने मूर्धा के बारे में पढ़ा था, कंठ के बारे में पढ़ा है, दंतोष्ठ के बारे में पढ़ा है। क्योंकि देवनागरी जो लिपि है इससे किसका विकास होता है, देवनागरी लिपि से हिंदी और याद रखना संस्कृत भाषा का। तो मैं कह सकता हूँ कि हिंदी के अंदर हम मूर्धा पढ़ते हैं, दंतोष्ठ पढ़ते हैं, कंठ पढ़ते हैं, तालु पढ़ते हैं, ओष्ठ पढ़ते हैं, लेकिन कभी ग्रीवा ध्वनि के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ग, न, ध, में। तो जल्दी से बताइए कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, इसका जो जवाब है वो क्या रहेगा। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य, तो एक बार मैं आपको पुरानी जो मैंने आपको एक वो बनाई है भाई उस पर देख लीजिए। इसमें तो तालव्य वाली लाइन है वो कौन सी है, च वाली, यानी कि तालु वाली लाइन होगी। तालव्य यानी तालु। च, छ, झ, झ, इनमें से अगर कोई वर्ण आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तालव्य। तो एक बार देख लेते हैं कि इनमें से कोई वर्ण आ रहा है नहीं आ रहा। देखो, तो बिल्कुल आ रहा है भाई, कौन सा आ रहा है, जो ये गे वाली लाइन है तो कै वाली है। इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो तो कंठ से होगा। नय का जो है ये क्या है, एक नासिक व्यंजन है। ये क्या है भाई, आपका याद रखना नासिक व्यंजन है। मैं का उच्चारण स्थान जो होगा वो किससे हो जाएगा, ओष्ठ से होगा। तो झ जो है बिल्कुल सही बात है, इसका उच्चारण किससे होता है, याद रखना तालु से, या इसी को कहते हैं तालव्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना नए स्वरों में की जाती है, नए व्यंजनों में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? आगत, अंतस्थ, ऊष्म, अयोगवाक। तो जल्दी से बताइए उसे क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं भाई। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बढ़िया और बहुत लाजवाब आपका आंसर आ रहा है। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, अयोगवा। अयोगवा जो होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग, और याद रखना बच्चा कौन सा होता है? अह होता है। अंग को कहा जाता है अनुस्वार कहा जाता है, और अह को कहा जाता है विसर्ग कहा जाता है। इसी को अंग को क्या कहते हैं? पार्श्व बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, पार्श्व बिंदु कहते हैं। और जो अह होता है अनुस्वार होता है इसे कहा जाता है शीर्ष बिंदु। तो देखिए ध्यान देना, इसमें जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है अयोगवा होते हैं। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। ये कौन कौन से चार होते हैं? ये, वे, ले और वे। ये चार जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यह को ध्यान देना, जो यह होता है इसे कहा जाता है अर्ध स्वर कहा जाता है। रे जो होता है इसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है, लुंठित व्यंजन। ले जो होता है इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और वे जो होता है इसे अर्धस्वर कहते हैं। इसी के बाद में ध्यान देना, आगत व्यंजन जो होते हैं ये ज और फे वाले होते हैं, इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन में आपके अरबी प्लस में फारसी वाले जो वर्ड होते हैं ये जुड़े होते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका था। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं। कौन कौन से? श, श, से और है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ध्यान देना, तो ऊष्म व्यंजन ये वाले होते हैं बच्चा। आगत व्यंजन ये होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये रले हुए होते हैं। अयोगवा क्या होते हैं? अंग और अह होते हैं। इसलिए जिनकी ना तो गणना स्वर में की जाती है और ना ही किसमें व्यंजन में की जाती है वो क्या होते हैं? अयोगवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन चीजों के बारे में ध्यान दीजिए, हर चीज हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप समझ सको कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्गों में बांटा गया है? एक, दो, तीन और चार। जल्दी बताइए बस, स्वर तंत्रियों के आधार पर तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, जवाब आने लगा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा? दो। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन है। देखो, स्वर तंत्रियों के कंपन पर आधारित दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अघोष, और सेकंड जो होता है उसे कहा जाता है सघोष। अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो पांचों वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण प्लस में तीनों जो स होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे अघोष होते हैं। सघोष में पांचों वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस में ये, रे, ले, वे और क्या होगा? याद रखना है, और सभी स्वर। ये किसमें काउंट होते हैं? ध्यान देना, ये सभी के सभी काउंट होते हैं हमारे सघोष के अंदर। तो इस चीज के बारे में याद रखना, जितनी भी चीज आपको बताई जा रही हैं तो हमसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं? सघोष और अघोष होते हैं। इसी तरीके से अगर हमसे कोई इस तरीके से क्वेश्चन करे कि श्वास की मात्रा पर, ध्यान देना, श्वास की मात्रा पर आधारित व्यंजन के भेद कितने होते हैं? तो ध्यान देना, ये भी दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण, और सेकंड होता है महाप्राण। बाकी आप लोग क्लास में देख सकते हो कि कौन से अल्पप्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से से संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य। ये याद रखना ही क्या होगा? ये आपका वात्सल्य होगा भाई, या वत्सल्य होगा, याद रखना। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुई पड़ी है, इस तरीके से। तो इसका क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आप लोग बताइए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसलिए जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है। तो डी आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? च, पे, ट, है। तो जल्दी से बताइए भाई कि जो दंत वर्ण है वो कौन सा रहेगा। जल्दी से बताइए आप लोग। तो जल्दी से बताएं कि इनमें से कौन सा वर्ण क्या रहेगा। ध्यान देना कि इनमें से कौन सा वर्ण दंत वर्ण है। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भाई क्या हो जाएगा, से। देखो, पे का जो उच्चारण स्थान है वो होता है ओष्ठ। है का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। टे का जो उच्चारण स्थान होता है तो किससे आता है, देखो टे भाई, तो कचप, टप, कंठ हो गया, तालु हो गया, कचट, तप। तो ये किससे हो गया, मूर्धा से। तो यही तो चीज बताई थी। एक बार देखो मैं साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। मैंने आपको एक लॉजिक बता रखा था कि इसका क्या होता है, कचप, कचट तप, सॉरी क्या होता है, कचप टप, कचट तप। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से, इसका होता है तालु से, इसका होता है मूर्धा से, इसका होता है दंत से, और इसका होता है ओष्ठ से। तो देखिए, तय किससे है, तय जो है वो मूर्धा से है। अब आप कहोगे सर फिर सै कैसे, तो याद रखना, च, से और से, इस तरीके से जो ऊष् व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं, ऊष् व्यंजन होते हैं चार। तो इस से का जो उच्चारण स्थान होता है ये याद रखना, ये किससे होता है, तालु से होता है। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है भाई। ये वाला जो स होता है और ये वाला श, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है, मूर्धा से होता है। और इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, दंत से। और है का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से। तो इस चीज के बारे में ध्यान दीजिए, इस तरीके से इनका उच्चारण स्थान होता है। तो अब देखो, इसने किसके बारे में पूछा कि दंत से होने वाला वर्ण कौन सा है, तो क्या होगा, दंत से स। तो कौन सा हो जाएगा, याद रखना स रहेगा। इस चीज के बारे में याद रखिए भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है, पे, में, थे या बे। तो जल्दी बताइए कि निम्न में से कौन सा जो वर्ण है वो अनुनासिक है। अब जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12वें का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि जो अनुनासिक वर्ण होता है ये कौन सा होता है, तो बच्चे याद रखना ये रहेगा मैं। क्योंकि मैंने आपको बताए थे कि जो नासिक व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, पांच। और वो पांच कौन से होते हैं, अंतिम पांचों वर्गों के जो पांचों वर्ण होते हैं वो ही क्या रहते हैं, याद रखना आपके, यही कहलाते हैं आप लोगों के नासिक व्यंजन, इस तरीके से। तो क्या है, जो मैं है वो नासिक यानी कि अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है। अभी पढ़ाई था घोष के बारे में तो पूछ लिया भाई, घोष कौन सा है। तो जल्दी से बताएं कि घोष कौन सा वर्ण है, क, ख, छ या ग। जल्दी से बताइए घोष कौन सा रहेगा। तो मैंने अभी बताया था कि स्वर तंत्री के कंपन पर आधारित जो व्यंजन के भेद होते हैं दो। पहला होता है घोष, और घोष किसे कहते हैं, सघोष को ही घोष कहते हैं। और सेकंड होता है अघोष। ध्यान देना, अघोष में क्या बताया था, पहला और दूसरा वर्ण और क्या तीनों शय बताए थे, यही तो था। अब देख लो, तो ये कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पर। ये कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर। ये कौन से पे आता है, पहले नंबर पे। कौन से पे, तीसरे नंबर पर आता है। तो इसमें कौन कौन से बताए थे, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बताए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। देखिए, अगर चीजें, अगर इस अभी थोड़ा समझ में कम आ रही हो तो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो, जहाँ पर वर्ण व्यवस्था की पूरी मैराथन जो क्लास है वो लगभग 1 घंटे में मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, आप लोग उसे देख लीजिए। तो जो भी थोड़ा थोड़ा बहुत जो डाउट बचेगा वो उस क्लास से कंफर्मेशन हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको बिल्कुल कोई भी समस्या परेशानी नहीं होगी आंसर देने में। ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, बार बार बता रहा था, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, क, ट,
च या ये? जल्दी बताइए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। भाई जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी भाई नया इस चैनल के साथ जुड़ रहा है वो इस चैनल को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजाना पर डे हम इसी तरीके से एक दिन एक टॉपिक को फिनिश किया करेंगे, फिर उसके बाद में उसी टॉपिक से जुड़े हुए आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनका सॉल्यूशन क्या करेंगे। तो चलिए भाई, देखो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो यह रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। याद रखना, अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, चार। और कौन से होते हैं, ये, रे, ले और वे। ये ध्यान देना। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पे, भे, में, भे, में डैश 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 व्यंजन होते हैं। दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन या कंठ व्यंजन। तो जल्दी बताइए भाई क्या होते हैं। आंसर बताइए, क्या आंसर रहेगा। कितनी बार बता चुका हूं, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पे, फे, बे, भे, में, यानी कि कौन सी है, पवर वाली लाइन है। पवर का आंसर क्या होगा, ओस्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। याद रखना, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या महाप्राण व्यंजन। जल्दी बताइए भाई, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, जल्दी से कमेंट्स करें। संयुक्त का मतलब होता है, या जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ संयुक्त की, तो संयुक्त व्यंजन हमारे चार होते हैं, ध्यान देना। संयुक्त जो व्यंजन है वो कितने होते हैं, वो चार होते हैं। और चार कौन कौन से होते हैं, है, त्रय, गे और श्रेय। इसको मैं कै जमा, से जमा और ए जमा भी कर सकता हूँ, या इसे कै जमा से भी कर सकता हूँ। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे हलंत लगा रहा हूँ तो ए बाहर निकलेगा, क्योंकि वर्ण विच्छेद में यही चीज मैंने आपको बताई है। देखो ध्यान दीजिए, तो इस चीज में ये क्या है, वर्ण विच्छेद है, तो ये संयुक्त हो गया। संयुक्त का मतलब जो दो वर्णों से मिलकर, तो कै जमा से दोनों ही क्या है, व्यंजन है। तय प्लस में रे प्लस में ए, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि तय प्लस में रे, इस तरीके से भी कर सकता हूँ। गे का जो है वो जय प्लस में क्या हो जाएगा भाई, अनय हो जाएगा, इस तरीके से। या मैं ये भी कर सकता हूँ, इसमें से ए बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, जय प्लस में अनय बच जाएगा। ये जो है वो शय प्लस में रे प्लस में ए, इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या शय प्लस में रे, इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो ये चार होते हैं, यानी कि जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चीजें अगर क्लियर हो रही हो, समझ में आ रही हो, तो भाई एक बार सभी लोग लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करिए, सभी लोग लाइक कीजिए। थंब एक बार, अगर समझ में चीज आ रही है तो थंब जल्दी से भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों के कमेंट्स जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, और आंसर लगभग सभी बच्चों के, जिस बच्चे ने पढ़ा है या जिस बच्चे ने कंप्लीट वीडियो देखी है, कहीं ना कहीं उसके जो जवाब हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है। प्लुत क्या है, स्वर है, मात्रा है, व्यंजन है, विसर्ग है। जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है, तो बच्चे याद रखना क्या रहेंगे, ये हमारे स्वर रहेंगे। क्योंकि ये जो होते हैं, याद रखना, स्वर के भेद होते हैं तीन। और कौन से भेद तीन होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगर मैं बात करता हूँ कि जो हर्ष स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, इन्हीं को लघु स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या होती है चार, यानी कि ए, छोटी, छोटा और री जो होते हैं इन्हीं को कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है सात। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ। और जो औ होता है ये क्या होता है, ये प्लुत स्वर होता है, सॉरी दीर्घ स्वर होता है। अगर मैं बात करता हूँ प्लुत स्वर की कि प्लुत स्वर कौन सा है, तो याद रखना, हम जो ओम देखते हैं इस तरीके से, तो इसमें जो तीन के पीछे पूंछ लगी होती है ओम की, ये क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। या कभी कभी हम लोगों ने इस तरीके से राम देखा होगा, तो जो एस टाइप का आता है, ये भी क्या है, प्लुत स्वर की पहचान है। तो जिस भी जगह आपको या तो इस तरीके से तीन दिखाई दे या इस तरीके से दिखाई दे जाए, तो समझ लेना वो क्या रहेगा, आपका एस टाइप का दिखाई देगा, तो वही क्या है, आपका प्लुत स्वर है। तो
तो चलिए, हमने इस चीज़ के बारे में जाना कि कौन कौन से होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, याद रखने में स्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, देखो ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो याद रखना ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा, बताइए भाई। अगर मैं ऊष्म व्यंजन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊष्म जो है वो है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। 4 कौन से होते हैं, तीनों तो श रहेंगे, प्लस में है, ये क्या होते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यही क्या है भाई, ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। श है, य रे ले वे, है त्रे गे और श, कै चे छे जय। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान देना भाई, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आएंगे इस चीज के बारे में भी याद रखना। अगर मैं ये आप लोगों से कहता हूँ कि ये जो होते हैं ये होते हैं उस व्यंजन, येरेलेवे जो होते हैं ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्षेत्र के जो होते हैं इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन, कै छह जैसे जो होते हैं इन्हें कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो हम लोगों ने जाना है स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में, अंतस्थ व्यंजन के बारे में, उस व्यंजन के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी होती हैं, 44, 52, 23, 48। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कुल लिपि की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाइयों, इसका राइट जो आंसर है वो क्या है, वो 52 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगर हमसे ये पूछा जाए मूल वर्णों की जो लिपियां हैं वो कितनी हैं, तो इसका आंसर रहेगा 44। हमसे आ जाए कि कुल कितनी होती है, कुल वर्णों की लिपि कितनी होती है, तो हमसे आएगा 52। अगर ये पूछ लिया जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो 13। क्वेश्चन आए स्वर कितने होते हैं, तो याद रखना इस चीज के बारे में। नॉर्मल क्वेश्चन आए स्वर कितने होते हैं, तो 11। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो ये होती है 39। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना बच्चे कितनी होती है, 33। इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना भाई। तो यहाँ पर हर चीज आपको बता रखी है, बाकी आप लोग क्लास में जाके वहां देख सकते हो किस किस तरीके से चीजें। उसके बाद देखिए, मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को, ई को या ए को, जल्दी बताइए मध्य स्वर कौन सा रहेगा। तो अच्छा ध्यान रखना, अगर मैं मध्य स्वर की बात करता हूँ तो मध्य स्वर कहा जाता है ए को, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और निम्न में कंठ वर्ण कौन से हैं, तो जल्दी से बताइए भाई, कंठ जो वर्ण है वो कौन से हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ई एस ए की, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं तालु होते हैं। श ए और की बात करता हूँ तो ये क्या होते हैं, ये हमारे मूर्धा होते हैं। रे ले शव की बात करता हूँ तो ये हमारे दंत होते हैं। लेकिन अगर एह आ की बात करता हूँ तो ये कंठ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो अगर भाई मजा आया हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और अपने फाइनली नंबर भी बताएंगे कितने नंबर हैं। रोजाना हम इसी तरीके से एक टॉपिक क्या करेंगे और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उन्हें पढ़ते रहे करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चलिए भाई, सभी लोग एक बार बोलेंगे जय सिया राम।